अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। एक तो सबको मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो कैसे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आज चांद रात है तो हमारा तो शो है, हम करेंगे यहाँ पर बैठकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो उसमें माहौल जो है हम कोशिश करेंगे कि ठंडा रहे और अच्छी अच्छी बातें करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हालात की बात करें, एक एक की बात करें, यकजा होने की बात करें, मुत्तहिद होने की बात करें। और यही इस्लाम भी कहता है, हमारा दीन भी कहता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही डिमांड करता है। लोगों की आवाज़, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जहां पर लोगों की आवाज़ होगी, हुक्मरानी अल्लाह के बाद लोगों की है और लोग अपनी हुक्मरानी को यानी अपने इक़्तिदार को, अपनी ताकत को वोट के ज़रिए नुमाइंदा जाके पार्लियामेंट के जरिए पूरे पाकिस्तान में जो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन बनती है उसके जरिए पूरे पाकिस्तान में रेगुलेट करते हैं। लेकिन उसी मदर को हमेशा से तोड़ा गया है। उसी मदर को कहते हैं, वैसे तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की माँ, जो पाकिस्तान की माँ है, वो जो पार्लियामेंट है, उसको भी हमने बहुत रोंदा है। 70 सालों के अंदर 4 दफ़ा उसकी दीवारें फलांगी गई हैं। वहाँ पर जो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं उनको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, उनको तख्तादार पे लटकाया गया है, उन्हें इदारों के जरिए उन्हें घर भेजा गया है, बुलाया गया है, तजलील की गई है। मगर फिर भी पाकिस्तान जो है जूं का तूं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह रहेगा। तो हालात यूं हो चुके हैं कि पाकिस्तान में आज भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, अच्छी सूरत में नहीं है कि ये पूरा जो 4 दिन गुजरे हैं, पूरा वीक गुजरा है, इसमें जो समात हुई हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, आपको पता है कि पिछले 1 माह के अंदर आमने सामने आकर खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट ने एक प्रोसीजर एक्ट बिल, जिसको बाकायदा आज कानून कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बना दिया है, पास कर दिया है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को डिवाइड किया था, उसको एक कमेटी की शक्ल दी थी। उसमें अकेला 100 वोटों का इख्तियार नहीं होगा बल्कि चंद जजेस बैठकर लेंगे, जिसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और फौरी तौर पर उस कानून को जो अभी बना नहीं था उसको अमल दरामद के लिए रोक दिया। आज वो कानून बन गया है लेकिन वो अमल नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका हुआ है। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हुई। दूसरा मामला इलेक्शन का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन करवाओ। पार्लियामेंट बेसिकली इस वक्त जो पार्लियामेंट है, ये तो वैसे मजाक करते हैं ना सियासतदान, वो पार्लियामेंट है ही नहीं। एक जमात जो पहले वो भी बड़े ड्रामे करती है, वो कहती है हमने इस्तीफे देने हैं। जब इस्तीफों के एक्सेप्टेंस की बारी आई तो कहते हैं हमने नहीं देने, तो इन्होंने फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पार्लियामेंट भी पूरी नहीं है, यानी मदर जो है उसकी भी शफकत पूरी नहीं है। अगर 172 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वजीर आजम को लेकर बैठे हुए हैं, तो बाकी जो 150 के करीब लोग तहरीक इंसाफ के थे वो तो मिसिंग है। तो पार्लियामेंट तो पूरी नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट जो कानून साजी आइन के अंदर तरमीम कर सकती है वो तो इस वक्त नहीं कर सकती। नेशनल असम्बली की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां से अगर आपको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन करवाओ, तो ये इलेक्शन के बिल को कभी कहीं भेज देते हैं, कबीना में भेज देते हैं, कबीना उसकी मंजूरी नहीं देती, इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, इलेक्शन कमीशन कह देता है कि हमें हुकूमत पैसे नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट को वो कहते हैं हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को डायरेक्ट कर देती है कि आप पैसे दें। स्टेट बैंक जो है वो अपनी रिपोर्ट तो जमा करवा देता है, उस बिल को फिर पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, कमेटी रिजेक्ट कर देती है कि भाई पैसे तो नहीं दिए जा सकते, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से समाअत करती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक और मौका दिया जाएगा, आप आपस में बैठें, फामो तफहीम करें, आप जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन की कोई रास्ता निकालें। डेट जो है आप नहीं तब्दील कर सकते 14 मई की, वो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, वो आगे पीछे कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इतना इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन सियासतदान इस वक्त भी आपस में बैठने को तैयार किसी हद तक नजर नहीं आ रहे। नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। वैसे मुबारक हो, आपको टिकट मिल गया। सदीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से पहले आगाज करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, और पाकिस्तान को भी ईद मुबारक। पाकिस्तान का हर दिन ईद हो और उस दिन हमें पाकिस्तान का हर दिन ईद लगेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के जो नुमाइंदगान हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगे, ना कि कोई 1, 2, 3 बंदे। ब्रिगेडियर साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में हर रोज ईद होगी जब आइन की बालादस्ती, कानून, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती, जमहूरियत का प्रोसेस जो है वो चले, जमहूरी इदारे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथन हो, हमारे बाकी इदारे जो हैं, जो हमारे रियासत के इदारे हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज हो, उनमें यही अपना एक वो अपना जज्बा कि हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी के लिए सुबह शाम
काम करना है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस वाले, ये सारे तमाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो नहीं है। आप इस वक्त ये कहें कि इस वक्त कौन सा क्राइसिस है जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं? देखें, आईनी क्राइसिस, माशी क्राइसिस, लोग कीमतों के नीचे दबे हुए, आइन, अब तो उसके अलावा रियासत के जो सतून है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वो दस्तो गिरेबां हैं। दस्तो गिरेबां नॉट इन द फिजिकल सेंस बट इन द अदर सेंस के जिसमें हमें नजर आ रहा है। तो देखिए, अवाम परेशान है, अवाम इस वक्त बड़े मायूसी की हालत में है कि यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। ठीक है, दफा 2 असेंबली पहले तहलील हो गई है, ये भी मैं मानता हूँ बड़ी एक यूनिक चीज है, पहले इस तरह कभी सूरत हमने देखी नहीं है। और आइन जो है, जारी बात है, वो भी उसके लिए एग्जैक्टली उसमें सूरत हाल नहीं है, आइन के अंदर ये नहीं है अगर कोई असेंबली पहले तहलील हो जाए। लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश की जाती है, रियासत के तमाम सुकून जो है वो उस मसले का आईनी और कानूनी हल निकालते हैं, लेकिन और सियासी हल निकालते हैं। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जब उन्होंने ये अपनी एहसास जिम्मेदारी नहीं किया तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अब बात ये जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, देखिए उसका आज वो गैजेट नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन आप ये भी दीजिए कि ये अमल दरामद नहीं होगा। इस पे मैं आता हूं सर, जरा थोड़ा सा ना मौका दे दे, मैं सबको ईद मुबारक कह लूं ना, फिर आता हूं आपकी तरफ, जरा ईद की खुशियां बांट लें। आपको भी ईद मुबारक, नदीम कुरैशी को भी किसी हद तक ईद मुबारक, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदीकुल फारूक और इनकी पूरी जमात को और वजीर आजम को मैं नहीं ईद मुबारक कहूंगा। जो हालात कर दिए सर, जेब खाली हो गई है, जाके शॉपिंग की है, पैसे नहीं बचे, कल का दिन कैसे गुजारना है जनाब, इतनी महंगाई कर दी है, इसलिए आपको ईद मुबारक नहीं कहूंगा। वैसे ईद मुबारक बहैसियत मुसलमान ईद मुबारक, लेकिन दिल से नहीं। खुशियां छीन ली आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अब तो आपको ही सुनेंगे। बात यह है जी कि मेरी तरफ से तो सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। ईद वो रमजानुल मुबारक के 29 या 30 रोजे रखने के बाद जी सर, ये एक खुशी का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के मंशा के मुताबिक मुसलमानों को दिया। बेशक सर, ये मदीना मुनव्वरा में बिस्मिल्लाह हुई, उससे पहले ऐसी ईद कोई नहीं थी, दूसरी कौमें मनाती थी, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह हमारे लिए भी कोई खुशी का दिन मुकर्रर फरमाइए। बेशक, तो आपने मुकर्रर फरमा दिया। तो ये और किसी वजह से नहीं, ये रमजान मुबारक की वजह से। ठीक सर। तो इसलिए आपको भी मुझे मुबारकबाद देते हुए उसमें हदें नहीं लगानी चाहिए थी। ठीक, तो ये अपनी गलती मैं बताता हूँ ना मैंने क्यों हदें लगाई हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का तोहफा दिया अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक, तो तब फितराना देने वाले ज्यादा थे, लेने वाले कम थे, ऐसा माहौल पैदा कर दिया उन्होंने। आपने फितराने लेने वाले ज्यादा पैदा कर दिए एक साल के अंदर, और देने वाला इधर है कोई नहीं, तो बेचारा क्या करे, वो कैसे कपड़े डाले, नए कपड़े डालना ना, जुमे वाले दिन भी हम खुशबू लगाते हैं, यहाँ पे ईद पे भी कपड़े नए डालने के लिए नहीं है। इस सूरत में लोग नफरत कर रहे हैं सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं खुद गया हूं ना मार्केट में, तो मैं इस सूरत में देख रहा हूं कि लोगों से पूछा मैंने, तो वो लोग कह रहे हैं यार कौन सी ईद, यार कौन सी ईद। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अपने इंट्रो में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें और प्यारी प्यारी बातें करने की बात शुरू की, लेकिन आप फिर वहीं आ गए माशाल्लाह। अच्छा, नाराज ना हो, नहीं, तो नहीं, बातें करें, आप फिर वहीं आ गए। कब होना नाराज? अच्छा, आपसे नाराज होके जाना किधर है मैंने? इन मुश्किलात से कौन जो है वो, और सिद्दीकुल फारूक तो इन मुश्किलात को ये नहीं कह सकता, झूठ बोले कि नहीं कोई नहीं, बड़ी मुश्किलात है इनको। फिर बाद में, आज बहुत ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में फिर करेंगे प्रोग्राम। लेकिन ये बीज कहाँ बोए गए, फसल क्यों कट रही है, इसका हल क्या है, वो एक सबका इत्तेफाक राय मेरे ख्याल में हो चुका है कि असल मसला आइन है, कि आइन पर अमल दरामद हो। सियासी पार्टियों की, फारूक हमीद साहब को मैं जब भी सुनता हूँ, वो सियासी पार्टियों को जरूर लिताड़ते हैं जी। और जनरल बाजवा ने अभी वो यूनिफॉर्म में ही थे कि उन्होंने शुक्र है इतराफ कर लिया कि 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट
सियासत में मुदाखलत करती रही है। ठीक ठीक है, है, ठीक है। तो ये जो कुछ ये भी कहा उन्होंने, आपने कहा पाकिस्तान जू का तू है, कहाँ है पाकिस्तान जू का तू? कायदे आजम ने तो मशरकी मगरबी पाकिस्तान जो थे वो दिए थे, फिर मशरकी पाकिस्तान चला गया, फिर सियाचिन वाह, चला गया, ये मैं भूल इमरान गया, सही इमरान कह रहे हैं। हाँ, वो सियाचिन चला गया, ज़ियाउल हक के दौर में इंडिया छीन के ले गया, सही है। फिर कारगिल चला गया, फिर और बहुत कुछ हुआ। कारगिल इसके दौर में हुआ, कौन इंस्ट्रूमेंटल कारगिल में हुए, क्या क्या हुआ था? इसको चले चले डिटेल में क्या जाना इसको भी जरा। एक लम्हे- अब नदीम कुरैशी साहब को 2 मुबारकें। चले मैं आपकी बात पे अमल करते हुए ना, अब मैं सबको ईद मुबारक कहूंगा, मुसलमान होने की हैसियत से, भूल जाता हूं आप सियासतदान हैं। नदीम कुरैशी साहब आपको भी ईद मुबारक, और आपको टिकट की भी मुबारक, जो कि आपने अभी इलेक्शन 14 मई को नहीं लड़ना। जी एक सुन लेना, फिर नजीम कुरैशी साहब को ज्यादा टाइम दे। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो सियासी जमातों की बात की है फारूक हमीद साहब ने, तो सियासी जमातों को फितरी अंदाज में काम कब करने दिया गया? अयूब खान ने कोई 6000 सियासतदान और वो सियासी वर्कर जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको ठीक। सियासत से निकाल दिया एब्डो लगा के। ठीक फिर है। उसके बाद उठाया, सियासतदान सबसे आसान टारगेट है, ना कोई जनरल को पूछता है, और जनरल ना ज़ियाउल कोई हक जज को का, और पूछता जनरल है, ज़ियाउल हक ना की कोई तो मेहरबानी है ना, वो आपको ले आए। सियासतदान। नहीं, अयूब खान साहब ने तो बड़ा कुछ गलत किया, तो ज़ियाउल हक ये साहब तो की उस मेहरबानी वक्त के है ना, मेरा वो आपको ले आए माशाल्लाह। और जनरल बाजवा की मेहरबानी ये है, जो कि अब ये नहीं मान रहे, वो पीटीआई को ले आए। तो मेहरबानियां भी हैं और फिर गिले और शिकवे भी रहते हैं। नदीम कुरैशी साहब, अब जरा नदीम कुरैशी साहब, 2 मुबारकें जो मैं आपको दे रहा था, एक तो ईद मुबारक और दूसरा आपको टिकट मुबारक, और वो मुबारक जो कि आपको इलेक्शन अभी 14 मई को नसीब नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्टूबर बहुत शुक्रिया की वकास साहब, टिकट मुबारक। जी सर। आपको भी, सदीकुल फारूक साहब को भी, ब्रिगेडियर साहब को भी, और पीएनएन न्यूज की पूरी टीम को, और हमारे सब सुनने वालों को, सारे मुसलमान बहन भाइयों को ईद की खुशियां मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं गुजारिश एक आपसे कर दूं, आपने आज बड़ा अच्छा, मुझे महसूस हुआ कि आज आपने फोर्स्ड एंट्रो की बजाय अपने दिल की गुफ्तगू की है। अच्छा, और मैं आज खुश हूं। मुनासिब समझता हूँ। आज इमरान खान का नाम ही लिया ना। अच्छा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान का जो नौजवान कलमकार है, जो नौजवान सहाफी है, जो नौजवान एंकर है, पाकिस्तान की जो कॉमन एक नौजवान है, उन सब की सोच फिक्र एक जैसी है। वो अपनी किसी जॉब की मजबूरी में, अपनी किसी असाइनमेंट की मजबूरी में, अपने इदारे की किसी मजबूरी में, अपने बॉसेस को राजी करने के लिए कुछ भी कहे, उसका दिल इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के लोगों जैसे को, आप करते हैं इमरान खान को राजी करने के लिए, पता भी होता है कि मुल्क के हालात खराब करना, पाकिस्तान के हालात खराब होंगे, लेकिन फिर भी करना है। तो सुन तो लेना मेरे महबूब, सुन तो ले, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आज हमें चांद रात की लिबर्टी तो देना आप, क्योंकि मैं आपकी तकलीफ में, मैं आपके दुख पे, जब भी आप मेरे लिए, तो जब भी मेरे शो में आप आते हैं, मेरे लिए तो चांद आ जाता है। तो आप हर रात को चांद रात समझें, जब जब आप आते हैं। अच्छा, आप हमेशा और मेरा पाकिस्तान का हर नौजवान, हर बच्चा बूढ़ा खैर पाए। सही सर, ये मेरा मुल्क है। आज अर्ज कर दूं, आज जुम्मतुल विदा भी था। बेशक। और जुम्मतुल विदा को ही 1947 में मेरा ये पाक वतन मार्ज़ वजूद में आया था। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने नामसाइड हालात में अपनी टीम के साथ, अपनी उस अजीम टीम के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने उस वक्त के हिंदू साम्राज्य के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर जमहूरी जद्दोजहद की और डेमोक्रेटिक अंदाज में पाकिस्तान वजूद में आया। आज 75 साल हो गए, और बिलखुसूस आज पाकिस्तान की टॉप पोलिटिकल एलीट के जितने लोग हैं, वो भी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स से ज्यादा के हैं, और कमोबेश 40 से 45 साल। मैंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा, मुझे कल लगता है, मैंने 1990 में एफएससी की थी, मुझे लगता है कल की बात है, तो मैं इन्हीं लोगों को पाकिस्तान का हुक्मरान देख रहा हूँ मुख्तलिफ सूरतों में। सदीकुल फारूक साहब भी हुक्मरान तबके का एक बड़ा मोतदिल और बड़ा एक तवाना आवाज है। आज मैं समझता हूँ, आज हम सब लोगों को, बिलखुसूस सियासतदानों को, बजाय एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम तराशी के, बजाय किसी और पे इल्जाम तराशी के, खुदारा अपने गिरबानों में भी झांक कर देखना चाहिए। पाकिस्तान को जिस नहज पर भी पहुंचाया, उसका जिम्मेदार वो शख्स है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। वो नदीम कुरैशी हो, सदीकुल फारूक हो, या हम तो 3rd, 4th, 6th लेयर के लोग हैं, वो टॉप के लोग जो आज भी हुक्मरान है, जो कल भी हुक्मरान थे, जो कल से पिछले कल भी हुक्मरान थे। ठीक है। वजह क्योंकि तरजीह किसी की पाकिस्तान नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ वकास, पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया के बेहतरीन सॉइल्स दी हैं,
बेहतरीन मिट्टी दी है, मेरे रब ने पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन वेदर मौसम दी है, मेरे रब ने पाकिस्तान को हर उस नेमत से नवाजा है जिसका आज की मॉडर्न वर्ल्ड ख्वाब देखती है। लेकिन बदनसीबी से जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई बनता है तो वो किसी लॉबी के जरिए आता है, जब कोई फूड मिनिस्टर बनता है वो किसी लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी को बलोच होने की वजह से वजारत मिलती है, किसी को अराई होने की वजह से वजारत मिलती है, किसी को पट कश्मीरी होने की वजह से वजारत मिलती है, किसी को देखिए मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो नहीं छोड़ दी। अच्छा चलिए मेरी सुन ले ना, मैं सच बात करूंगा। मैंने आज आपसे आज वादा कर लिया सच बात। किसी को समझी होने की वजह से, किसी को ससुराली रिश्ते की वजह से, किसी को गिफ्ट, वजह मिनिस्ट्री की बात नहीं है, बात पोर्टफोलियोज और उन जिम्मेदारियों की है जिन जिम्मेदारियों ने इस मुल्क को आगे बढ़ाना था। पाकिस्तान के नेचर, मैं तहरीक इंसाफ को सल्यूट करता हूं, उसने बहुत सारी नई लीडरशिप दी है भाई। जिस जमात को मेरे भाई सदीकुल फारूक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाचे, मामे, ताए, पुप्पा, खाला, भांजे, बेटों के अलावा आम आदमी जुर्रत भी नहीं कर सकता। और आपने कहा 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, 14 मई को इंतखाबात होंगे, ये मैंने नहीं कहा। ठीक है, पाकिस्तान की चले मैं ये इस पॉइंट के ऊपर आपसे कह लेता हूं। हसन न्याजी नो डाउट वो बड़ी देर कोशिश करते रहे, लेकिन हमारे मुल्क में ना मैंडेटरी हो गया, ये एग्जाम्पल सेट होगी हसन न्याजी को टिकट, हालांकि भांजे हैं वो मैं एक्सेप्टेड कर देता हूं कि एक दफा जेल में जाओ, चाहे जो मर्जी करके जाओ, विक्ट्री का निशान या यूं हाथ पकड़ के ना, वो रॉक स्टार एक मूवी थी उसकी तरह अपनी एक तस्वीर ले लो, टिकट ले लो। तो दो बातें सुन लीजिएगा। देखें, अजीजदारी होना कोई डीमेरिट नहीं है, हाँ डीमेरिट है कि सिर्फ अजीजदारी हो। अगर कोई शख्स उस ओहदे के लिए वो कैपेसिटी रखता है, वो एबिलिटी रखता है, उसमें वो करेज है, उसमें वो कमिटमेंट है, तो व्हाई नॉट। आप आकाश किसी के अजीज हो और टैलेंट से भरपूर हो, तो क्यों आपको दूर रखा जाए। हाँ, सिर्फ वकास को या नदीम कुरैशी को किसी अजीजदारी पर जिम्मेदारियां देना, इसका मैं तंज नहीं कर रहा, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने दिल की बात कर रहा हूं। तो मरियम नवाज हो गई, हमजा शहबाज हो गए। हमजा शहबाज की आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो उनकी पार्टी के अंदर खिदमात रही हैं, मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, तो इसके ऊपर आज से तनकीद करना छोड़ देनी है आपने। अजीजदारी प्लस उनका मेरिट है कि पॉलिटिकल वर्कर भी हैं वो। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा जी। मैं सिर्फ और सिर्फ इश्यूज पे बात करूंगा। मैं समझता हूं हमारे लिए आज भी बड़ा बेहतरीन मौका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे आईनी बहरान के हल करने की कोशिश कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट पर हर तरफ से तनकीद है। जो आइन से भागना चाहते हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं, और वो आईनी बहरान मुबैयन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट कर दिया है इनके बकौल। कतन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर तनकीद के बावजूद एक इल्जाम भी सहा। कॉमन मैन कहता है भी सुप्रीम कोर्ट पंचायत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आ गया सर, समझ आ गई मुझे। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मुज़ाकरात करो, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है मुज़ाकरात करो और मुझे रिपोर्ट जमा करवाओ, और फिर हम बताएंगे तारीख को आगे करना है, पीछे करना है, या यहीं पर रखना है। क्या ये डंडे के ऊपर मौलाना फजल रहमान की तरह जो वो कह रहे हैं कि डंडे के जोर पर हमें कहा जा रहा है, हथौड़े के जोर पर, या जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि बंदूक के जोर पर माजी में भी हमें मुज़ाकरात या इससे मिल जाओ उससे मिल जाओ, वो अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आपका टर्न सर। मैं तो हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास ना कोई डंडा है, ना कोई उनके पास बंदूक है, हथौड़ा। तो मुझे अपने ये मोहतरम सियासतदानों की हथौड़ा जो भी आप कहें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है। बिलावल तो चले ठीक है, वो भी एक अपकमिंग सियासतदान है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी ज्यादातर रेपुटेशन यही है, बड़े एतराफ के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो हमेशा पाकिस्तानी सियासत के एक स्पॉइलर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे ऐसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि ये तो देखें, बात समझने की कोशिश करें। हमारे जो सीनियर हजरात हैं लीडरशिप, वो क्या मिसाइल कायम कर रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान की यंग जनरेशन को, यूथ को। 60% है इस पाकिस्तान की पॉपुलेशन के। अभी भी आप सुन रहे हैं, मीडिया बताता है कितने लाखों लोग जो पाकिस्तान से मायूस होकर वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो देखें, ये वो इसलिए कि वो मायूस हुए कि ये लीडरशिप आपस में लड़ती है, ये लीडरशिप अपनी अदलिया के अपना वो जो रिस्पेक्ट होना चाहिए आइन के तहत, वो नहीं है। और जिस तरह अभी ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरह ये बहादुरी हो रही है, एक दूसरे पे गोलाबारी हो रही है, ये तो बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह करे इसका एक अंजाम अच्छा हो, अल्लाह करे इसका अंजाम अच्छा हो,
मुझे डर है कि अगर खुदा न खास्ता ये 27 को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम इनके रिजल्ट ऑफ द डायलॉग मांगे हैं, मुज़ाकरात के मुल्तगी जब तक करें और एक आप फैसला करके आए कि एक दिन इलेक्शन होने, वो भी बात सही है, एक दिन इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। अब जो हो गया चंद दिन आगे पीछे में नो डिफरेंट, लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर ना हुआ और सुप्रीम कोर्ट देखे कि ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी तो अभी भी कोई कंसेंसस नहीं कर सका, कोई इन्होंने अपना मुतफिका को फैसला नहीं किया है, ये अपनी अना पे लगे हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट में सर मुझे जरा थोड़ा सा समझा दें। अब देखे ना कि मैं हूं और आप हैं, मैं और आप ना नाराज हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, पॉलिटिकल बुनियादों पे, जाती नहीं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम कहीं पे कन्वर्ज नहीं करते। और तीसरा बंदा जो है हमने उसको मॉनिटरिंग की तो इजाजत दी हुई है, और मामलात में ये नहीं बताने की इजाजत दी कि वो कहे कि भाई इधर आओ वकास, इधर आओ ब्रिगेडियर, बैठो मामलात हल करो, मुझे रिपोर्ट जमा करवाओ, ना करवाई तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं यार, नहीं, जस्ट मेरी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कौन सा धारा है, फिर अपना अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को कहे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहे कि आप आके पाकिस्तान के हालात ठीक करें, यूनाइटेड नेशन आप आके हालात ठीक करें, सेक्रेटरी जनरल साहब, क्राउन प्रिंस एमबीएस साहब मैंडेट होना चाहिए ना, सबको इकट्ठा बताएं। वो ना भी करे, यहाँ पर है उनके पास मैंडेट है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंडेट पूछ रहा हूँ। लेकिन मैंने मेरे और आपके पास ही मैंडेट है कि हमने लड़ते रहना है पॉलिटिकली। मैं ये नहीं कह रहा मुख्य हो जाए एक दूसरे को, पॉलिटिकली। मेरी बात सुने, सदर पाकिस्तान से बड़ा तो ओहदा कोई नहीं है ना, आईनी ओहदा। उन्होंने 6 महीने कोशिश की है, ये लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टी तक इकट्ठी नहीं बैठी है, क्योंकि वो ये प्रेसिडेंट साहब ये तो ये पीटीआई के बेसिकली तो पीटीआई के मेंबर हैं, तो वो तमाम चीजें बीच में आ गई। माय ओनली पॉइंट इज दैट ये फिर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आके बिठाती है, फिर लोगों ने शोर डालना है, इतराज करना है कि जी इनका क्या काम है। ओके जी, बिल्कुल ठीक है, वो पीछे रहे तो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा ना, और कौन रहेगा मुझे बताएं, और कौन है? ये तो मेहरबानी जमात इस्लामी की तो समझना चाहिए कि और कौन है, ये खुद ही है सर। ये पूरी दुनिया के माशरों में ऐसा ही होता है, पॉलिटिकल माशरों में पार्लियामेंट खुद ही होती है जो मसले हल करती है। वो नहीं कर रही ना, पार्लियामेंट तो आपकी कंप्लीट ही नहीं है। पार्लियामेंट तो 40, 45, 50% के ऊपर काम कर रही है। आप क्या बात कर रहे हैं यार? दो सूबों की तो पार्लियामेंट ही नहीं है, उनकी असेंबली ही नहीं है, उनमें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। इसमें तो टोटल पॉलिटिकल एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पाकिस्तान के अंदर। सदीकुल फारूक साहब, ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, वो है साबिका खातून अवल की। ज़मान पार्क में ऑपरेशन का उन्हें खदशा है, और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला को मरासला पहले लाहौर हाई कोर्ट के पास गए तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया कि आपको खदशा है, इस बुनियाद पे आप हमारे पास आ गए हैं। तो अब वज़ीर आला को और वज़ीर आज़म को वो कह रही हैं, एक खातून कह रही है सर कि मुझे खदशा है, ये फिर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करेंगे। तो ये डरा के आपने ज़मान पार्क की ईद को बना के रख दिया है कि खातून जो है वो घर में सवैयाँ बनाएगी, या वो ये सोचेगी कि भाई इधर से रेंजर आएगी, इधर से पत्थर आएंगे, इधर से शैलिंग आएगी। पहली बात तो ये है कि ये खातून अपने हाथ से तो सवैयाँ बनाने की उन्हें जरूरत नहीं है, बहुत नौकर चाकर हैं। लेकिन हुकूमत ने ये प्यार मोहब्बत भी कोई चीज होती है ना, आप पता नहीं यार। आपने बात की है, मौलाना साहब मुझे भी बात करने दें। करें नाराज ना हो, करें। इतना लंबा मतलब है, नदीम कुरैशी साहब ने गुफ्तगू फरमाई, ब्रिगेडियर साहब ने, अब मुझे थोड़ी सी बात तो करने दें यार। करें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वजीर आजम ने कह दिया है कि आपको कोई कुछ नहीं कहता, आप ईद मनाएं। अब और किससे कहलवाएंगे? कोई मसला नहीं है। वो प्रियम्प्ट करना चाहते हैं कुछ चीजों को। अब लोग जो है, मैं वो बात करूंगा, मैंने तो आपने कहा तो मैं उसकी पाबंदी कर रहा हूँ, वरना यह है कि ज़मान पार्क में क्या पड़ा है, वो कितना क्या चीज है जिससे वो खौफजदा है कि अगर वो सामने आ गए तो फिर उनका हिसाब देना पड़ जाएगा। इसलिए छोड़े इन बातों को, मैं नहीं करना चाह रहा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा था कि एक खातून की आपने ईद डरा के रखी हुई है यार, डिप्रेशन में रखा हुआ है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में है वो। ये पॉलिसी है और इस पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने चीजों को प्रियम्प्ट किया। बस मुख्तसर बात। बस ठीक, एक छोटी सी ब्रेक जी, दूसरी बात कर ले, मैं फिर ब्रेक लेता हूँ। चले, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर दूसरी बात आप कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले सदीकुल फारूक साहब बात कर रहे थे, सर दूसरी बात करें फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। बिलाशुबा
अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन अदलिया जो है वो पार्लियामेंट से और आइन से बड़ी नहीं है। आइन पार्लियामेंट देती है। ठीक है। पार्लियामेंट को जैसे कि आपने कहा आइन में लिखा है, अवाम मुंतखब करते हैं, वो आइन में तरमीम करती है, वो आइन में इजाफा करती है, वो इदारों को इख्तियारात देती है, ये पार्लियामेंट। अच्छा, यहाँ सूरत हाल ये है कि एक केस हाई कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसका है वो लगा हुआ था। ठीक है। एक ट्रांसफर का मामला सुन रहे थे 2 रुकनी बेंच, उन्होंने तजवीज़ भेज दी कि जी ये इलेक्शनों का मामला आप सुओ मोटो लें। भाई आपने इख्तियारात जो है वो हाई कोर्ट के इख्तियारात अपने पास ले लिए। ठीक है। फिर 9 रुकनी बेंच बना, आप जानते हैं, मैं क्या तफसील में जाऊं। 9 से 7, 7 के 4 जजों ने फैसला दिया, फिर वहां से 5, फिर 5 से 4, फिर 3, फिर अब उन 3 में जिन जज साहब ने रिक्यूज कर दिया था कि मैं नहीं बैठता, मुझ पर एतराज़ात हैं, एजाजुल हसन साहब ने, इन 3 में उनको डाल दिया जो रिक्यूज कर गए थे। तो ये तो एक मुतनाज़ा बेंच है। ये तो बेंच कोई ऐसा नहीं है कि फुल सुप्रीम कोर्ट हो, 15 जजेस की सुप्रीम कोर्ट है मेरे भाई। तो मुतनाज़ा बेंच जो इधर से भी इख्तियार लेगा उधर से भी लेगा, यानी हमने सर जो मर्जी हो, और भाई आपके सर हाथ बंधे हुए हैं और आपकी जुबानें भी बंद, बस जुबानें चल रही हैं, वो ज्यादा देर नहीं चलनी। कर क्या सकते हैं आपने? 14 मई को इलेक्शन ना करवाया आपने, आपको लग समझ जानी है, आपकी पूरी पार्लियामेंट ने घर जाना है। इस दफा वजीर आजम नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, लिख लें। मेरी बात सुन लें, वो ये है कि 14 मई को इलेक्शन अगर आप लोग बैठ के खुद फैसला कर लें तो हम कह देंगे कि आप जुलाई में करा लें, नहीं तो हम नहीं मानते। इख्तियार पार्लियामेंट का है, इलेक्शन कराने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। आइन का तो फिर इख्तियार मैं है ये भी 90 आपको दिन बता दूं, सुन लें, फिर ये भी आपको बता दूं, आइन में फिर ये भी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स कराएंगी जनरल इलेक्शन। तो इसलिए अब वो दौर खत्म हो जाएगा जिसमें इस तरह के फैसले होंगे। आगे चल के देख लीजिएगा आप इस स्क्रीन पे आपने जो बात की है, आपकी इस बात आने वाले दिनों में ये गलत साबित हो जाएगी। मैं बता दूं आप कैसे, बताएं ना जरा, बताएं। हो जाए अभी गलत साबित कर दें, आने वाले दिन का इंतजार नहीं करूंगा मैं, आज ही साबित करें मुझे। मुतनाज़ा बेंच अपना पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक चीज और, मुतनाज़ा बेंच को पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कह सकती। पार्लियामेंट ही पूरी नहीं है, 60% ऑफ पार्लियामेंट है, आइन में तरमीम नहीं कर सकती, और जब तक ये नहीं करेगी वो आपके ऊपर बैठे रहेंगे। सुने, पार्लियामेंट आईनी और कानूनी तौर पर अक्सरियत से चलती है, अक्सरियत से फैसले करती है, पार्लियामेंट की अक्सरियत मौजूद है। लिहाजा आप अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी तशरीह दें, कोई और अपनी तशरीह दे, ये तशरीह नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली, ये कंपनी नहीं चलने वाली, और अब ये तशरीह नहीं चलने वाली नदीम कुरैशी साहब। लेकिन एक चीज चलने वाली है, ईद के बाद आपके जमान पार्क का घेराव तंग होने वाला है। ईद तक आपको कुछ नहीं करेंगे, ओवर रिएक्ट करना आप, आपका लीडर और आपकी साबिका खातून अव्वल छोड़ दें। वकास साहब, एक चीज गुजारिश कर दूं आपको, बसत एहतराम सदीकुल फारूक साहब से करें। इन्होंने जिस तरह आइन को, पार्लियामान को अपनी ख्वाहिशात के शिकंजे में जकड़ने की कोशिश की। देखें, एक साइंस की जदीद तहकीक सामने आई है कि अगर दुनिया में कोई बड़ा हादसा ना भी हुआ, दुनिया अभी यार एक तो दरमियान में आप बोलते हैं, मैं सारा टेम्पो तोड़ देते हैं। चलें, बोले आप रट के आते हैं चीजें, जो टेम्पो मतलब रटना, बच्चों वाला रटा तो ना लगाए, बोले एंजॉय करें, बात से बात निकलती है, समझा करें गुफ्तगू को। साइंस की जदीद तहकीक के मुताबिक अगर कोई बड़ा हादसा ना हुआ, दुनिया अभी 4000 साल कायम रह सकती है। लेकिन हम इंसान, मैं, सदीकुल फारूक साहब, हम सब लोग, कोई भी नहीं रहेगा। हम बड़ा महदूद अरसे के लिए इस दुनिया में आते हैं। यार हम अपनी जात के टारगेट्स के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हम ये बात भी सोचने पर तैयार नहीं है यार दुनिया में हमारा टाइम बड़ा कम है, हम नस्लों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। जिस बेंच को ये कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, उसी बेंच की तमाम हेयरिंग का ये पार्ट है। जिस बेंच को ये कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, उसी बेंच के सामने रोज इनके अटॉर्नी जनरल, इनके मिनिस्टर लॉ पेश हो रहे हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने वहां नोन किया कि जी बेंच का फैसला बिल्कुल ठीक था। ये जिसको 3-5, 3-7 कहते हैं, मैंने नहीं सुना, मैं कोई कानूनदान नहीं हूं, मैंने तो इतना सुना है कि मिनॉरिटी जजमेंट हमेशा इख्तिलाफी नोट, डिसेंटिंग नोट लिखती है, और जो मेजॉरिटी साइड पर होती है फैसला वहां से आता है। आप एक ऐसे बेंच के फैसले को जिसको आप मानते ही नहीं है,
पार्लियामान बड़ी सुप्रीम है, बिल्कुल है, लेकिन पार्लियामान का भी आईन ने एक डोमेन का तयन किया हुआ है। अगर आपकी पार्लियामान इतनी ताकतवर है तो नवाज शरीफ को ले आए पाकिस्तान। यार लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आप लोग, खुदा के लिए। तो आपने ताना मार दिया, अब करके दिखाएंगे वो आपको। आपने एक साल में ताना मार दिया आपने। एक साल में आपने इस मुल्क को कहां पहुंचा दिया। अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या करेंगे? 70-80 साल के हो गए हैं। अपनी जनरेशन को हुक्मरानी अगर दे भी देंगे आप भाई, आप और हम अगर अपने बच्चों को हुक्मरानी दे भी देंगे, हम तो कब्रों का ईंधन बने हुए होंगे और कब्रों में लेटकर अपने बच्चों के लिए 22 करोड़ लोगों पर जुल्म करते हुए खुदा का खौफ भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जुर्म किया? उसने इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया कि तहरीक इंसाफ इंतखाब में हिस्सा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका आइन का आर्टिकल 105/2 ये कहता है कि असेंबलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 दिन में होंगे। मुझे कोई लॉ एक्सपर्ट बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से कोई तशरीह की है। और सुप्रीम कोर्ट ने 105 दिन के बाद इलेक्शन करवाने का भी हुक्म दिया। चले वो हालात पैदा हो गए थे, 90 दिन में तो गुजर चुके हैं ना। 90 दिन के बाद कहते ना एक गुनाह किया है तो दूसरा भी कर लेंगे, एक गलती हुई है तो दूसरी भी हो जाएगी। तो एक दूसरी गलती ये करे ना, हसीन गलती, कि थोड़ा सा आप आगे चले जाए, थोड़ा सा ये अक्टूबर से पीछे आ जाए, मामला खत्म करें। बहस क्या करनी है, छोड़े सुप्रीम कोर्ट को खुद फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती नहीं की जब तमाम लोगों को मौका दिया गया। आप बताएं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, क्या उसके खिलाफ कोई पार्टी रिव्यू में गई? क्या किसी पार्टी क्यों इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ? क्या क्यों लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स दिए? असल में हकीकत क्या है? ये सियासी तौर पर इनको शिकस्त फाश हो चुकी। आप बुलाएं सदीकुल फारूक के पीएमएलएन के पार्लिमानी बोर्ड को, उनसे पूछे कितने लोगों ने टिकट अप्लाई किया है। यार खुदा का खौफ करें, आपको यकीन ही नहीं आएगा 112 लोगों ने पूरे पंजाब में पीएमएलएन से टिकट मांगा। 186 देखिए पंजाब में आपने 297 लोगों को टिकट जारी कर दिया और इनके सिर्फ 105 लोगों ने मांगा है। उफ, इससे ये ग्राउंड रियलिटी। आप बुला इनके पार्लिमानी बोर्ड को, 112 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की पीएमएलएन से टिकट के लिए, जबकि सादा अक्सरियत के लिए 186 लोग चाहिए। जब पीएमएलएन के पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है तो वो इंतखाबात क्या करेंगे? ये कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से हसन सरदार। यार इस गेम में कौन को ना उलझाएं भाई। आपके यार उन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ना ना, बाकी हो सकता है पीपल्स पार्टी मिलके तो ये इकट्ठे होके 297 पहुंच जाए। आप सोचे ना जरा इस चीज को भी। ये अब शैतान के साथ भी मिल जाएंगे ना, ये शैतान भी इनके साथ मिल जाएगा। ये इंतखाब जीतते इस वक्त इनको, यस इनके साथ ये जितनी मर्जी अब दुनिया जहां की बदी की ताकतें, डायन, जिन, भूत, जादूगर, चुड़ैले सब मिला ले साथ, ये इंतखाब नहीं जीते। चूंकि इन्होंने महंगाई के नाम पर गवर्नमेंट बनाकर महंगाई के तूफान में डाल दिया। आपने खुद कहा कि आज आप गए बाजार तो आपकी चीखें वकास, आप 10, 15, 20 लाख सैलरी लेने वाले शख्स है ना। यार पिछली दफा आपने 50-60 लाख बताया था, रेट कम कर दिया आपने मेरा। चलें वो इसलिए इतनी अगर आप इतने पैसे नहीं लेते तो फिर 1-2 लाख रुपए के लिए इतना झूठ बोलना ये बड़ा गुनाह कबीरा है। आज कर ले तोबा, आज चांद रात को तोबा कर ले। अगर 20-30 लाख मिलते हैं और मेरी बात सुने, और एक टिकट के लिए और एक एमपीए शिप के लिए और जाके पार्लियामेंट में कुछ करना नहीं है, और आपने उस बंदे का गुलाम होना है जिसने आपको कहना है कि डिसॉल्व करो, और आपने चीखते रहना है और असेंबली डिसॉल्व हो जानी है। उसके लिए इतनी चा और सारा दिन ये छोड़ दें सर, इतनी जिल्लत छोड़ दें। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर लगाएं, जरा पैसे पूसे लगाएं, छोड़े इलेक्शन के ऊपर। देखिए मैं समझता हूँ आदमी को 10-20 लाख मिलते हो तो वो झूठ बोले, बोतान लगाए, इल्जाम तराशी करे। अगर 1-2 लाख रुपए के लिए करना है यार। फारूक साहब, सदीकुल फारूक साहब चले गए हैं यार, वो बुलाएं वापस सदीकुल फारूक साहब को, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब आप बताएं मुझे, ब्रिगेडियर साहब ये मामला जो है ये कहां पर जाकर रुकेगा? आपको लगता है ईद के बाद जमात इस्लामी यहां तक पहुंच जाएगी कि इनको आपस में बिठा पाए? देखिए अभी तक तो कोई उम्मीद तो हमें करनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं आ रही हैं कि जिस तरह ये अगले 5-6 दिनों में बैठ जाएंगे और जनाब 2-3 रातें लगाएंगे सुबह शाम और बैठ के जनाब एक हंगामी बुनियादी के ऊपर वो अपना कंसेंसस को अचीव करेंगे। वो कुछ मुझे अभी इस वक्त कोई ऐसे इंडिकेटर नहीं है, कोई पॉजिटिविटी जो है वो नजर नहीं आ रही है। देखिए बात मैं फिर कहूँगा कि ये सारा जो मामला है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने ही हल करना है। अगर वो नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइनल वर्डिक्ट देता है और डायरेक्शन देता है सबको कि जनाब आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, 14 को आपने इलेक्शन कराने हैं, चाहे बेशक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना वो
लेथल करे या ड्रैग करने की कोशिश करे मामलात को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लग रहा है कि उन्होंने सख्ती दिखानी है। उन्होंने क्लियरली कह दी कि हमें पीछे हटना नहीं है। अब जब ऐसी सूरत हाल हो, देखिए मैं एक और बात सोच रहा था कि सियासी पार्टी जो है उन सबको मालूम है कि आइन तो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो ऑल अबाउट इलेक्शन। सियासतदान तो खुश होते हैं जब कोई इलेक्शन होते हैं कि जनाब इलेक्शन की भी अपनी इकोनॉमी होती है, इलेक्शन का अपना एक कल्चर होता है, और बड़ी खुशी खुशी सियासतदान भी इलेक्शन में जाते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। मुझे बड़ी हैरानी है कि PMLN पाकिस्तान की इतनी बड़ी मेनस्ट्रीम पार्टी 3-4 दफा ये इक़्तिदार में रहे हैं, सेंटर में पंजाब में कितने 2-3 दहाई से ये पावर में रहे हैं। ये इस पार्टी को क्या हो गया है कि भाई आप शॉर्ट नोटिस की है, जो भी सूरत हाल है आप कहें जी वी विल राइज टू द ओकेजन, हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं, वी विल गिव अ टफ टाइम। देखते हैं PTI जो है ये कैसे आगे निकलती है, कैसे तख्त लाहौर हमारे हाथ से निकलता है, वी विल रिकवर तख्त लाहौर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि PMLN का एक वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करना ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं ना सियासत के लिए ठीक हम नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ किसी की मंशा के ऊपर, यानी कल को इमरान खान जो है वो उसका जब दिल करेगा वो असेंबली तोड़ देगा और हम लग जाएं अपनी स्ट्रेंथ शो करवाने में। हम अपनी स्ट्रेंथ उस वक्त शो करवाएंगे जब शो करवानी है, 5 साल पूरे होने हैं, एक पार्लियामानी ईयर 5 साल का पूरा होना है, उसके बाद हम स्ट्रेंथ शो करवाएंगे और इकट्ठे इलेक्शन करवा देंगे। हम कौन सा भाग रहे हैं, यहीं पर बैठे हैं, यहीं पर हुकूमतें बनानी है, यहीं पर ऑपोजिशन करनी है। वो तो अभी भी वहां पे उनके कुछ हुकूमती वज़रा कैसे बयानात आ रहे हैं कि अक्टूबर तो हो ना हो देखेंगे, अगर हालात ठीक हुए, हाउएवर दिस एंड हाउएवर दैट, तो वो तो सिर्फ बड़े और लोगों को शकूक की शुबात पैदा हो रहे हैं कि भाई ये क्या, इसका मतलब ये है कोई ये दे आर नॉट श्योर इवन अबाउट अक्टूबर। तो ये तो सारा लैक ऑफ ट्रस्ट, ये जो एतमाद का जो फुकदान है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, ये पहले कभी नहीं हुआ था। बड़े हमने देखा है कि ठीक है इस दफा एक एबनॉर्मल सिचुएशन होगी, 2 असेंबलियां जो तहलील होगी है, लेकिन इसकी भी जो भी अब गवर्नमेंट आए नेशनल असेंबली में, इसका जनाब बाकायदा आइन में तरमीम होनी चाहिए ताकि ये आवाम जो है, ये एनॉमली जो है, ये और टाइम टू कम ये क्लियर हो कि जनाब अगर कोई एक असेंबली प्रोविंशियल डिसॉल्व होती है तो वी विल नॉट वेट फॉर 5 ईयर, 4 साल नहीं रहेगी अपना केयरटेकर गवर्नमेंट, इमीडिएटली 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे, जो पहले हो गया सो हो गया। कुरैशी साहब, रमज़ान का महीना गुजरा है और ताक रातें भी गुजर गई हैं, उमूमन माशाल्लाह आपने इबादत भी की होगी, आपके लग भी रहा है, कौलो फेल से भी लग रहा है मुझे, लेकिन एक चीज़ तो आप बुहतान लगाना तो नहीं छोड़ा आपने, मुझे भी झूठ बोलना कह दिया, लेकिन खैर मैं आपको माफ़ करता हूँ, आपको सातों खून माफ़, आप मेरे भाई हैं, लेकिन इमरान खान को नहीं माफ़ करूँगा। इमरान खान क्योंकि इस कौम के ऊपर, वो मेरी ज़ात पर नहीं बात करता, वो इस पूरी कौम को एक डगर पर लगा देता है। अमेरिकी साजिश से लेकर बगावत तक, अमेरिकी साजिश से लेकर जनरल बाजवा, फिर पता नहीं CM जो इस वक्त मौजूदा हैं, क्या क्या उन्होंने बताया। तो इमरान खान ने इस रमज़ान के महीने के बाद क्या आइंदा आने वाली ज़िंदगी में झूठ प्लस फितना करना छोड़ दिया है? अच्छा, आप मुझे सख्त बातें 20 भी कहेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। मैं भी आपको बड़ा रिकॉर्ड और इज्जत करता हूँ, मैं आपकी इसी बात से मुझे तकलीफ होती है। देखें, इमरान खान करोड़ों लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं। आपको उनकी किसी आइडियोलॉजी से, उनके किसी पॉलिटिकल एक्ट से उनसे इख्तलाफ हो सकता है, और इख्तलाफ डेमोक्रेटिक राइट है हर शख्स का। पर्सनल स्पेसिफिक गुफ्तगू करने से हमेशा तकलीफ होती है, और मैं यही बात आपसे कहता हूँ, ठीक है इससे कुछ लोग खुश होते होंगे वक्ती तौर पे, नहीं मैं कैसे तनकीद कैसे करूं, मुझे 4 लाइनें लिख के देने में मैं आपसे बोल देता हूं। यार एक शख्स अपोजिशन में बैठा हुआ है, एक शख्स इक़्तिदार में था, आप तनकीद करते थे, हम मानते थे, एक शख्स अपोजिशन में बैठा है, एक शख्स पर आज की हुकूमत ने जो महंगाई खत्म करने आई थी 150 से ज्यादा मुकदमात कायम कर दिए, एक शख्स के दोस्तों को गिरफ्तार करके कस्टोडियल टॉर्चर, FIR का तूफान बरपा है 1 साल में। जो गवर्नमेंट्स इलेक्शन करवाने के लिए आई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट्स, वो बजाय इलेक्शन करवाने के दुनिया का हर काम कर रही हैं। महंगाई का आपने खुद जिक्र कर दिया, कॉमन मैन का हाल देखें आप, इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज देखें आप, मतलब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फेडरल कैबिनेट है इस वक्त का, पाकिस्तान की तारीख। अभी ये शीशे के गिलासों में पानी पी लें या स्टील के गिलासों में पानी पी लें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, रुके जरा, मैं आपको बताता हूं, रमा माली साहब ने ना जुलाई तक मार्च, सुन लें, पिछले जुलाई से लेकर मार्च तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 7.76 अरब डॉलर लिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। कर्जे भी मतलब 1 साल पूरा मुल्क चला और पहले भी चलता रहा, और 22 अरब डॉलर का इन्होंने कर्जा तखमीना लगाया हुआ था, और 12 अरब डॉलर
इससे पिछले साल लिया था, यानी आप लोगों ने एक साल के अंदर जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक 12 अरब डॉलर कर्जा माशाल्लाह इमरान खान ने लिया था, और इन्होंने जो बुरा हालात किए हैं इन्होंने 7 अरब डॉलर लिया है, यानी 5 अरब डॉलर फिर भी आपसे कम लिया। और महंगाई तो उन्होंने की है, मैं मानता हूं, लेकिन कर्जा आप लोग ज्यादा ले रहे थे। अगर मुल्क बेहतर नजर आ रहा तो सर किसी के पैसे पे नजर आ रहा था ना। कोशिश कीजिएगा आप कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करें, ताकि जो आपका शो देख रहे हैं मौलाना साहब उनको भी बात समझ आए। यार हम रहे हैं इस मुल्क में 3.5 साल इक़्तिदार में, बेशक ये लोग रहे हैं 40 साल इक़्तिदार में। अगर हमने कोई ये कर्ज लेकर हम घर ले गए हैं तो इनको कोई एक केस भी नहीं मिला इमरान खान और उसकी टीम पर बनाने के लिए। ये लोगों पर जो गद्दारी की, दहशतगर्दी की झूठी सियासी एफआईआर दी जा रही हैं, अगर हमने इतनी लूट मार की थी, वो 12-13 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में दिए होंगे, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर का नहीं पता, आपकी बात को बड़ा करता हूँ, तो वो इमरान खान घर ले गए। इतनी बड़ी पाकिस्तान की 14 जमाती इत्तेहाद, उनको इमरान खान पर एक केस नहीं मिला करप्शन का बनाने के लिए। यही वजह है कि लोगों को ट्रैक करने के लिए आप जैसे लोग दो बंदे होते हैं, मेरी बात सुने, एक होता है चोर और एक होता है नलायक। नलायक चोर से ज्यादा खतरनाक होता है। बात तो सुने, अगर उसके पास इक्तिदार आ जाए, आप जितनी मर्जी एब्रीविएशन दे, चोर, नलायक, निकट्टू, निकम्मा, तो इमरान खान ने सिखाया ना मुझे ये सब चोर है। अच्छा मुझे आप देखिए, एक चीज साबित हुई ना, कौन कहा करता था मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा? कौन कहा करता था मैंने नवाज शरीफ को माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा? कौन कहा करता था पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुराई नवाज शरीफ है? देखिए ना, यही तो छुपाते हैं। जब आप इकट्ठे हो गए हैं, और आप एक नकाती एजेंडे पे इकट्ठे हुए कि हम महंगाई खत्म करेंगे, आप एक नकाती एजेंडे पर इकट्ठे हुए कि जी हम पार्टी इक़्तिदार में आ गए हैं, हमने इस्लाहत करनी है, हमने इंतखाब की तरफ जाना है। अब यार कुर्सी के चिमट के बैठ गए हैं, अब आप बहाने करते हैं, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप लोगों के दिलों से उतर गए हैं। मैं पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। अगर आज भी ये जितनी पीडीएम की जितनी लीडरशिप इंतखाब से भाग रही है, अवाम में इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। जितना डिसार्ड आज पीएमएलएन का वर्कर है, इनके वो 112 कैंडिडेट्स हैं जिनसे इन्होंने 50-50 हजार रुपए फीस ली इंतखाबी टिकट के लिए, और वो भी पैसे इनके जब्त कर लिए। ना टिकट है, ना इंतखाबी निशान लाट हो सकता। ये तो अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, ये जो नदीम कुरैशी साहब एक स्केच बना रहे थे ना, तो मुझे दिसंबर 2021 का स्केच नजर आ रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इमरान खान से सब डिसार्ट हो गए हैं, परफॉर्म नहीं कर पाए, महंगाई है। माइक लेकर इमरान खान हमारे ऊपर बड़े बरसते थे कि यार माइक लेकर तुम एक बंदे के पास चले जाते हो, ये कोई तरीका सहाफत का। और फिर अप्रैल 2022 आया, सारी पिक्चर चेंज आई, जीरो से एकदम हीरो। कुर्बानी हुई, उसमें कुर्बानी यह हुई कि इमरान खान एक डायरी लेकर घर से चला गया। शहबाज शरीफ भी तैयारी करे, डायरी पकड़े, घर चला जाए, जीरो से हीरो बन जाएगा। यही होता है हमारे मुल्क में, क्यों ब्रिगेडियर साहब? इसके लिए जो पीपल्स पार्टी जो थी वो डोमिनेट नहीं थी, बेनजीर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उनका आज तक पता नहीं चला किसने कत्ल किया, पता लगना चाहिए हमारे मुल्क में। वो शहीद हुई, एकदम से जरदारी साहब आ गए सामने। तो हमारे मुल्क में कुर्बानियां जो हैं वो सियासी हो या जानी हो, वो होती हैं तो जीरो से हीरो बनते हैं। तो अब नून लीग के लिए एक ही रास्ता है, या तो परफॉर्म कर ले, नहीं तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। और उन्होंने कुर्बानी देने के लिए शहबाज शरीफ को आगे लगाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के इलेक्शन को, हुक्म को नहीं मानना। तो कुर्बानी जो है वो जीरो से हीरो बनाएगी। परफॉर्मेंस तो कभी की नहीं किसी ने, और इमरान खान ने भी कौन सा की थी? सुने, आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सियासी कुर्बानी आप दें, उस बड़ा फर्क पड़ता है। और पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल विजन यही बताते हैं कि अप डाउन सियासत में आते रहते हैं, कभी आप पावर में होते हैं, कभी आप नहीं होते। लेकिन मैं एक और बात कर, आपने जमान पाक की बात की थी। देखिए, यहाँ पे इस मुल्क में एक सानिया APS भी हुआ था, और सानिया APS के 48 घंटे में मुझे याद है तमाम पॉलिटिकल सियासी पार्टी जो है वो इकट्ठी बैठ गई थी, इंक्लूडिंग मतलब इमरान, सब लोग जो है वो इकट्ठे बैठ गए थे। इतना मुल्क में क्राइसिस पैदा हो गया था। फिर आपको याद है कि उससे एक साल पहले सानिया मॉडल टाउन हुआ था। अल्लाह ना करे, दुआ करें, अल्लाह ना करे, जो आप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, अगर किसी ने बेवकूफ़ी की और ये सानिया के मामला, शुक्र अब पीछे 8 मार्च को बच के थे। मुझे लग रहा था कि ये गए सानिया अपना जमान पाक टाइप सूरत हाल, मॉडल टाउन टाइप चीज होने वाली है। तो ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि किसी सानिया की वजह से ये तमाम सियासतदान पता लगे, जो वैसे तो बैठ नहीं रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की बार बार कहने पे,
वो जनाब देखिए वो सारे 48 घंटे में 24 घंटे में सब बैठ गए कि नहीं यार अब हम बैठते हैं, नहीं पाकिस्तान को ये कौन बचाना करेगा, है, ये कौन हालात को करेगा? ठीक नहीं, करना है। मुझे अब देखो ना, मुझे अपने परेशानी में डाल दिया कि तब सियासतदानी बैठ रहे थे और एक सान्या हो गया। यार क्या ब्रिगेडियर साहब डरा रहे हैं, आपने ना बात करके बहुत बड़ी बात कर मेरा दी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस तरह आजकल ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ हुआ, जिस तरह आप हमें डरा रहे हैं ज़मान पाक के जो भी आप बात कर रहे थे, अगर खुदा का खास्ता के कहीं पे कोई चलें ब्रिगेडियर साहब, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब और ब्रिगेडियर ट्राइब फारूक अमीर साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।